नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, डीसीसी सीएमए जर्नी में हमेशा आपके साथ है। हमारी मैराथन स्टार्ट हो चुकी है, एफए हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, डीटी स्टार्ट हो चुकी है, आज से कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, आईडीटी चल ही रहा है। और ये सारे वीडियोस आप यूट्यूब पे जाके, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी मैराथन आपको लेनी है, इस मैराथन को मैं झटपट रिविजन कहती हूँ, यानी मीन्स ये झटपट रिविजन आपको करना है, उसके पहले एक गो थ्रू आपने क्लासेस वगैरह ली हुई होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन अपना जीएसटी का कर लिया है, हमने सप्लाई कर लिया है, हमने टाइम ऑफ सप्लाई कर लिया है, और अगला टॉपिक हम प्लेस ऑफ सप्लाई लेके आए हैं। यानी आपको ये पता चल गया कि जीएसटी क्या होता है, आपको ये पता चल गया कि जीएसटी कब लेवी होता है, मीन्स सप्लाई क्या होती है, गुड्स की होगी या सर्विसेज की होगी, कॉम्पोजिट सप्लाई किसे कहेंगे, मिक्स सप्लाई क्या कहेंगे। आपको ये पता चल गया कि इस जीएसटी को पेमेंट करने की लाइबिलिटी कब अराइज होगी। अब अगला सवाल हमारे सामने है कि हमें पे क्या करना है, हमें सीजीएसटी पे करना है या एसजीएसटी पे करना है या यूटीजीएसटी पे करना है या आईजीएसटी हमें पे करना है। और इस सवाल का जवाब जो है वो मुझे कहां से मिलेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन से हमें मिलने वाला है, राइट। तो अब ये देखिए, जो प्लेस ऑफ सप्लाई के हम प्रोविजंस की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो हम ये बात करते हैं भाई, इस प्लेस ऑफ सप्लाई की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या होता है ये प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ, क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी जो है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, और जो हाफ ऑफ द आईजीएसटी है वो या जो जीएसटी का आधा हिस्सा है वो कंजप्शन या डेस्टिनेशन स्टेट को जाता है। और ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ये डिटरमाइन करके हमें बताती है, ये निश्चित करती है कि वेयर सप्लाई इज डीम्ड टू बी कंप्लीटेड, यानी कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कंप्लीट मान ली जाएगी। जी हाँ, डीम्ड टू बी कंप्लीटेड मतलब एक्चुअल में आपका मन करे या ना करे, लेकिन जहां प्लेस ऑफ सप्लाई ने बोल दिया, जैसे जहां पापा ने बोल दिया वो बात होनी है, इसी तरह प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस ने जहां बोल दिया वहां सप्लाई कंप्लीट मान ली जाएगी, ठीक है। तो आप इस पूरे टॉपिक में जब आप देखेंगे तो हम ना कुछ एब्रीवेशंस को हम यूज करेंगे। मींस कौन सी एब्रीवेशंस हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे जैसे LOSS स्टैंड्स फॉर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, POSS स्टैंड्स फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई, POB स्टैंड्स फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस, POSG stands for place of supply of goods, RS stands for recipient of service, SG stands for supplier of goods, RG stands for recipient of goods, SS stands for supplier of service। तो ये कहीं भी एब्रीवेशन आपके पास सामने आए इस पूरे मैराथन के दौरान तो आप परेशान न हो, ये जो है वो फुल फॉर्म है उन एब्रीवेशंस का। तो अभी आपको पता है कि जीएसटी लॉ में जब भी हम बात करते हैं सप्लाई दो तरीके की होती है, या तो वो होगी इंट्रा स्टेट सप्लाई या फिर वो होगी इंटर स्टेट सप्लाई, राइट। या तो वो होगी इंट्रा स्टेट सप्लाई या होगी इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है, जब सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी में होते हैं तो इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी में होते हैं तो इसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। अब ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है इसके प्रोविजंस हमें आईजीएसटी एक्ट में दिए हुए हैं। कहां दिए हुए हैं, आईजीएसटी एक्ट में। और इस आईजीएसटी एक्ट में 4 सेक्शंस हम सीएमए इंटर में पढ़ते हैं आईजीएसटी एक्ट के, जो कि प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शंस हैं। मींस प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इसके 2 सेक्शन हैं, और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इसके 2 सेक्शन हैं। सेक्शन 10 जो है बात करता है place of supply of goods in case of domestic supply of goods. What is the meaning of domestic supply of goods? जहां पे supplier of goods and recipient of goods दोनों की लोकेशन इंडिया में है। सेक्शन 11 बात करता है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ गुड्स, मींस जहां पे सप्लायर ऑफ गुड्स या रिसिपिएंट ऑफ गुड्स दोनों में से कोई एक जो है वो आउटसाइड इंडिया है, और अगर दोनों में से एक आउटसाइड इंडिया है तो डेफिनेटली एक इंडिया में होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के प्रोविजन के बारे में हम बात करते हैं, डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विसेज section 12 and cross border supply of services section 13 of IGST Act। section 12 बात करता है डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, जहां पर सप्लायर ऑफ सर्विस और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों इंडिया में है, और क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस में से दोनों में से कोई एक जो है वो इंडिया के बाहर है। नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन 10 के बारे में, हम बात कर लेते हैं। सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब
डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, जहां पे जैसा कि ऊपर लिखा है सप्लायर ऑफ गुड्स एंड रिसिपिएंट ऑफ गुड्स अगर दोनों इंडिया में है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगी। कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस की बात की हुई है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हम प्लेस ऑफ सप्लाई किसी पर्टिकुलर जगह को मानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर सप्लाई ऐसी है जिसमें गुड्स का मूवमेंट इंक्लूड है, अगर सप्लाई ऐसी है जिसमें गुड्स का मूवमेंट इंक्लूड है, यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको गुड्स को लेकर जाना है तो व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां सप्लाई करने के लिए गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ, ठीक है, जहां डिलीवरी करने के लिए गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ वही प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी अगर आप राजस्थान से मध्य प्रदेश अगर आप गुड्स लेके जा रहे हैं तो गुड्स को अगर आपको पहली बार गुड्स में मूवमेंट इंक्लूड है और डिलीवरी के लिए मूवमेंट कहां टर्मिनेट हुआ, भोपाल में, एमपी में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होगा, मध्य प्रदेश। बिल टू शिप टू मॉडल, बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है, बिल टू शिप टू मॉडल इज अ ट्राई पार्टी अरेंजमेंट, इसमें 3 पार्टियां होती है, एक होता है हमारा सप्लायर, एक होता है हमारा सप्लायर, दूसरा होता है हमारा बायर और तीसरा होता है हमारा रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, ट्राई पार्टी अरेंजमेंट होता है। तो अगर बिल टू शिप टू मॉडल का केस है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन, ऑफ द थर्ड पर्सन मतलब बायर की लोकेशन, ठीक है, बायर का प्लेस ऑफ बिजनेस, बायर का प्लेस ऑफ बिजनेस मींस हु इज गोइंग टू पेमेंट, जो पेमेंट करने वाला है, जिसने ऑर्डर प्लेस किया है, जिसकी डायरेक्शन पे गुड्स मूव हो रहे हैं, उसकी लोकेशन को हमें प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। मतलब से फॉर एग्जांपल मैं सप्लायर हूं, आपने मुझे ऑर्डर प्लेस किया है और आपने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर माल भेज देना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, आपकी लोकेशन, आप डायरेक्शन दे रहे हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं, आप बायर हैं, आपने ऑर्डर प्लेस किया है। अगर सप्लाई ऐसी है जिसमें गुड्स का मूवमेंट शामिल नहीं है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, गुड्स की लोकेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, गुड्स जहां रखे हुए हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई। मींस अगर आप मेरे गोडाउन पे आके माल ले रहे हैं और मींस मूवमेंट इंक्लूड नहीं है तो गोडाउन की लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। असेंबली और इंस्टॉलेशन का अगर केस बनता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जहां पर असेंबली हो रही है या जहां पर इंस्टॉलेशन हो रहा है। और अगर सप्लाई हो रही है ऑन बोर्ड कन्वेंस मींस यात्रा के दौरान अगर गुड्स सप्लाई होते हैं तो जहां से गुड्स ऑन बोर्ड हुए, जी हाँ, जहां से गुड्स उस यात्रा में चढ़ाए गए, उस फ्लाइट में, उस ट्रेन में चढ़ाए गए, वही क्या मान ली जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब यहां पर एक अमेंडमेंट अभी एड ऑन हुआ है और वो बोलता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लॉज दिस एंड क्लॉज दिस, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लॉज दिस मींस चाहे गुड्स का मूवमेंट है या गुड्स का मूवमेंट नहीं है, इस बात को छोड़ दीजिए, अगर सप्लाई किसको हो रही है, अगर सप्लाई की जा रही है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ऑन दी काउंटर, अगर सप्लाई की जा रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिसिपिएंट का एड्रेस जो इनवॉइस में लिखा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई, और रिसिपिएंट का एड्रेस मींस स्टेट अगर आप लिख देंगे तो भी इनफ होगा। अगर सप्लाई की जा रही है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो सप्लायर की लोकेशन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मींस अनरजिस्टर्ड के केस में, अनरजिस्टर्ड के केस में दिस इज द प्रोविजन, ये अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्रॉस बॉर्डर। क्रॉस बॉर्डर मतलब जहां पे सप्लायर ऑफ गुड्स या रिसिपिएंट ऑफ गुड्स दोनों में से किसी एक की लोकेशन इंडिया के बाहर है। मींस ये कौन सा केस होता है, ये केस होता है इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का। यानी इंपोर्ट के केस में सप्लायर ऑफ गुड्स इंडिया के बाहर होता है और एक्सपोर्ट के केस में रिसिपिएंट ऑफ गुड्स इंडिया के बाहर होता है। तो अगर गुड्स इंपोर्ट होके आ रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, इंपोर्टर की लोकेशन, और अगर गुड्स एक्सपोर्ट होके जा रहा है तो आउटसाइड इंडिया विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसके साथ हमने बात कर ली सेक्शन 10 की, हमने बात कर ली सेक्शन 11 की, हमने बात कर ली। सेक्शन 10 बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, और सेक्शन 11 बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के प्रोविजन दिए हुए हैं सेक्शन 12 में, लेकिन ये बात करती है डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, जहां पर सप्लायर एंड रिसिपिएंट मींस किसकी, सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों की लोकेशन
इंडिया में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। और अगर स्पेसिफिक सर्विसेज नहीं है, यानी सेक्शन 12 में जो लिस्ट दी हुई है, आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिस्ट में नहीं आती है, तो आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालने के लिए मदद करेगा 12 सबसेक्शन 2 एंड दैट इज डिफॉल्ट रूल। बात करेगा दैट इज डिफॉल्ट रूल। डिफॉल्ट रूल मैं इसे बड़े भैया कहती हूँ, यानी अगर चिंकू पिंकू से काम ना चला तो बड़े भैया मदद के लिए आ जाएंगे और ये हमारे को प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने में मदद करेंगे। पर पहले ये सब चिंकू पिंकू है, इनसे काम बनाना पड़ेगा, इनसे काम चलाना पड़ेगा। तो क्या है ये, देखिए ये बात करता है कि अगर आप सर्विस जो दे रहे हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन होटल, बोट, वेसल। या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस आर्किटेक्चर हो सकता है, इंटीरियर डेकोरेशन हो सकता है, रियल एस्टेट एजेंट की सर्विसेज हो सकती है, कंस्ट्रक्शन हो सकती है, या होटल अकोमोडेशन या बोट या वेसल्स में। अगर बोट या वेसल्स मींस जैसे आपने देखा होगा कश्मीर में शिकारा चलता है, ठीक है, क्रूजेस होते हैं, उनमें अगर अकोमोडेशन की सर्विसेज है, होटल में अकोमोडेशन की सर्विसेज है, तो वो भी इसमें ही कवर होगी। एंड व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन या बोट की लोकेशन या वेसल की लोकेशन। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है या इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, तो जहां एग्जिस्टेंस में आने वाली है उस जगह की लोकेशन। अगर मान लीजिए आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, यानी ये जो होटल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो दुबई में है, आउटसाइड इंडिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मान लेंगे, रिसिपिएंट की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर एक से ज्यादा स्टेट में है, एक से ज्यादा स्टेट में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, तो क्या करना है, जो भी आपकी सप्लाई की वैल्यू है उसको प्रपोर्शन कर लेना है जितने भी स्टेट्स हैं, और जिस ईच स्टेट को जितनी वैल्यू असाइन होगी वही स्टेट उसके लिए उस वैल्यू के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ईच स्टेट इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विसेज, जिस स्टेट को जितनी वैल्यू मिली उस स्टेट के लिए वही, उस वैल्यू के लिए वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ, ये, और ये देखिए एक बात और, ये सबसेक्शंस नहीं है ना, ये क्या है, ये सबसेक्शंस नहीं है, ये क्या है, ये जस्ट एक मैंने लिस्ट यहाँ पर दे दी है कि भाई ये लिस्ट है और इनके लिए ये प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अगर पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेटेड सर्विस है, हेल्थ सर्विस है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, फिटनेस है, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग है, मोटा मोटी देखिए ये वो सर्विसेज हैं जहां पर सर्विस लेने के लिए पर्सनल प्रेजेंस की जरूरत होती है। और अगर ऐसा है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हुई। खास बात यहाँ पे है, यहाँ पे पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, ये कुछ नाम यहाँ पे पर्टिकुलर दिए हुए हैं और इन नामों के लिए जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म होती है वही प्लेस ऑफ सप्लाई। तीसरी सर्विस की हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड सर्विसेज। और जब भी हम ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज B2B एंड B2C। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B2B, ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट होगा B2B। B2B का मतलब यहाँ पे क्या है, B2B मतलब वेयर recipient of service is GST registered, and B2C का मतलब क्या है, B2C का मतलब है where recipient of service is unregistered. Got it? B2B का मतलब where recipient of service is registered and B2C का मतलब where recipient of service is not registered. ठीक है, तो अगर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज B2B दी जा रही है, यानी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, तो व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, रिसिपिएंट की लोकेशन, रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन। ठीक है, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन मींस यहाँ पे लिख लीजिए लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। और अगर B2C है तो जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हुई, जिस जगह पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हुई वही प्लेस ऑफ सप्लाई। अगली सर्विस के बारे में बात करेंगे हम, दैट इज एडमिशन टू इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। ही मींस किसी इवेंट या अम्यूजमेंट पार्क में अगर एडमिशन से रिलेटेड सर्विस दी जा रही है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर वो इवेंट हो रहा है या जहां वो पार्क या अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड है। मींस अगर आप अप्पू घर जा रहे हैं, आप वंडरलॉ जा रहे हैं, तो वंडरलॉ या अप्पू घर की लोकेशन ही क्या मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई।
अगली हम सर्विस की बात करेंगे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करने की सर्विस, यानी अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसमें उसकी एंसिलरी सर्विसेज भी इंक्लूड है और किसी स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड सर्विस है, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? अगर सर्विस B2B है, B2B मतलब रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। और अगर B2C है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां इवेंट एक्चुअली में हुआ। ठीक है, सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसी बात। अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, अगर इवेंट सिंगापुर में हो रहा है, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। ठीक है, अगर इवेंट एक से ज्यादा स्टेट में हो रहा है तो क्या करना है? हर स्टेट को एक वैल्यू अपोर्शन कर देनी है और जिस स्टेट के लिए जो वैल्यू आई वही स्टेट उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, वैल्यू अपोर्शन कर देनी है। आप जब हम याद है आपको, जब हम क्लासेस में पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था? हमने इसका एक क्वेश्चन किया था। जिन लोगों ने क्लासेस नहीं मेरे से नहीं ली हुई, कहीं और से ली हुई है, तो आपको पता होगा, या मैं आपको बता देती हूँ कि इस टॉपिक के लिए जो क्वेश्चन है वो 2016 सिलेबस में मिलेगा, 2022 सिलेबस में नहीं है। यानी 2022 सिलेबस में स्टडी मटेरियल में इन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई के टॉपिक तो डाल दिए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2016 का स्टडी मटेरियल, इंटर का स्टडी मटेरियल आपको रेफर करना पड़ेगा। और वो कहाँ मिलेगा आपको? ICMAI की वेबसाइट पे मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं, अगर सर्विस है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की, इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन मतलब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसपोर्ट करने की सर्विसेज दे रहे हैं, मेल और कुरियर भी यही करते हैं। तो अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? अगर B2B है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? रिसिपिएंट की लोकेशन। और अगर B2C है यानी रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर किए, जिस जगह आपने गुड्स ट्रांसपोर्टर को दिए वही प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स इंडिया के बाहर डिस्टाइंड है, यानी अगर गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। चलिए, अगर सर्विस पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है मींस अगर सर्विस B2B है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, और अगर सर्विस B2C है यानी अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो जहां से आपकी शुभ मंगल में यात्रा शुरू हुई, जहां से आप अपनी कंटिन्यूस जर्नी के लिए एम्बार्क करते हैं। कंटिन्यूस जर्नी मतलब लेग ऑफ हो सकता है, स्टॉप ओवर नहीं हो सकता। लेग ऑफ में कंटिन्यूस जर्नी ब्रेक नहीं होती है, लेकिन स्टॉप ओवर में कंटिन्यूस जर्नी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो लेग ऑफ हो सकता है, स्टॉप ओवर नहीं हो सकता। अच्छा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में अगर सर्विस ऐसी है जहां पे आप इशू ऑफ राइट टू पैसेज दे रहे हैं तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? रिसिपिएंट की लोकेशन। अगर रिसिपिएंट नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन। सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस मींस यात्रा के दौरान सर्विस दी जाती है, जैसे मूवी ऑन डिमांड की सर्विस या ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज अगर किसी यात्रा के दौरान दी जा रही है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? वही हमारा फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ जर्नी मींस जहां से आपकी शुभ मंगल में यात्रा शुरू हुई। अगर सर्विसेज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, क्या बोला मैंने? बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, तो उस केस में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा? रिसिपिएंट की लोकेशन इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। मतलब जो रिसिपिएंट की लोकेशन है सप्लायर के रिकॉर्ड्स में वही प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर रिसिपिएंट की एड्रेस अवेलेबल ना है तो फिर अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, इफ ऐसा लिखिए, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस इज सॉरी एक सेकेंड, इसको ऐसा कर सकते हैं, if LORS is not available then लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। चलिए अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में। अगर इंश्योरेंस की सर्विसेज है, अगर इंश्योरेंस की सर्विस है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? वही B2B के केस में रिसिपिएंट की लोकेशन, और B2C के केस में सप्लायर के रिकॉर्ड्स में जो एड्रेस लिखा हुआ है वही प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। B2B में रिसिपिएंट की लोकेशन और B2C के केस में जो रिसिपिएंट का एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड्स में लिखा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दी जाती है गवर्नमेंट को तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट डिस्प्ले रन होता है
और अगर मल्टीपल स्टेट्स में हो रहा है तो वैल्यू को प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, जैसा हमने इवेंट वाली सर्विस के केस में देखा, जैसा हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विस के केस में देखा। अब हम बात कर लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। एयरटेल, बीएसएनएल, एयरसेल, जियो, ये आपको टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस देते हैं। अगर ये जो सर्विस है टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस है, इसमें अगर फिक्स लाइन इन्वॉल्व है, लीज्ड एंड इंटरनेट बेस्ड सर्किट, डिश एंटीना एक्सेट्रा, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? उस एस्टैब्लिशमेंट जहां वो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वही प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर पोस्ट पेड मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज है ना, अगर पोस्ट पेड मोबाइल या इंटरनेट सर्विसेज है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? रिसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस। पोस्ट पेड कनेक्शन है तो बिलिंग एड्रेस हो रिसिपिएंट का, और अगर रिसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस अवेलेबल ना हो तो सप्लायर की लोकेशन। अगर हमारा कनेक्शन जो है वो प्रीपेड है, प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट डीटीएच है, तो आपको ये देखना है कि क्या वो प्रीपेड जो सर्विसेज है इंटरनेट की, मोबाइल की, डीटीएच की, क्या वो सेलिंग एजेंट या रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू दी जा रही है? अगर वो सेलिंग एजेंट, रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू दी जा रही है तो सेलिंग एजेंट, रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस, ठीक है। और अगर वो सर्विस किसी फाइनल सब्सक्राइबर को दी जा रही है ना, किसी फाइनल सब्सक्राइबर को दी जा रही है, तो व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां पे वो प्री पेमेंट रिसीव हुआ, या प्लेस ऑफ सेल ऑफ वाउचर, जहां पे वो वाउचर सेल हो रहे हैं या प्री पेमेंट रिसीव हुआ, दैट इज दी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो रिसिपिएंट की लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर मान लीजिए ऊपर में से कोई केस नहीं होता है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? रिसिपिएंट का एड्रेस, और अगर रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल ना हो तो सप्लायर की लोकेशन, ठीक है। अगर ये जो लीज सर्किट है एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, तो अगेन आपको क्या करना है? प्रपोर्शन कर लेना है वैल्यू, ठीक है। अब अगर आप डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं और आपके द्वारा दी गई सर्विसेज ऊपर लिखे किसी भी स्पेसिफिक केस में कवर नहीं होती है, तो आपको क्या करना है? आपको डिफॉल्ट रूल बताना है। और ये डिफॉल्ट रूल क्या कहता है? अगर आपकी सर्विसेज B2B है, B2B का मतलब अगेन रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, तो व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। और अगर आपकी सर्विस B2B है, B2B मींस recipient is unregistered, so what is the place of supply? If LORS, where the records of where the address on the records exist, location of recipient, and other case में location of supplier of service। अगर recipient का एड्रेस अवेलेबल है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, और अगर रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज। क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज मींस हम सर्विस दे रहे हैं लेकिन सर्विस देने वाला या सर्विस लेने वाला दोनों में से किसी एक की लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। अब क्या करें? अब ये करेंगे कि अगर सर्विसेज दी जा रही है, क्या बोला मैंने? अगर सर्विसेज दी जा रही है गुड्स के रेस्पेक्ट में और गुड्स पे सर्विस परफॉर्म होनी है, गुड्स पे सर्विस परफॉर्म होनी है मींस फिजिकली गुड्स को अवेलेबल होना है, तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हुई। लेकिन मान लीजिए इसका एक एक्सेप्शन है कि गुड्स पे जो सर्विस परफॉर्म होनी है वो रिमोट लोकेशन से होनी है और अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू होनी है तो व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां पर वो गुड्स लोकेटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। इसका एक और एक्सेप्शन है कि मान लीजिए गुड्स ऐसे हैं विच आर टेम्पररीली इंपोर्टेड इनटू इंडिया। गुड्स को क्या किया जा रहा है? इंडिया में टेम्पररीली इंपोर्ट किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स, है ना। इंडिया में गुड्स को टेम्पररीली इंपोर्ट किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट, और रिपेयर करके बिना पुट टू यूज किए इनको वापस भेज दिया जाता है। नाउ अगर इंडिया में गुड्स को टेम्पररीली इंपोर्ट किया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स और बिना पुट टू यूज किए अगर इन्हें वापस भेज दिया जाता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो जहां सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हुई वो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होगी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई होगी रिसिपिएंट की लोकेशन, और अगर रिसिपिएंट की लोकेशन अवेलेबल ना हो तो सप्लायर की लोकेशन, ठीक है। तो लिख लेंगे
नाउ सर्विसेज which require the physical presence of the पर्सन, मीन सर्विस ऐसी है जहां पर किसी व्यक्ति को फिजिकली प्रेजेंट होना है सर्विस परफॉर्म होने के लिए। तो अगेन व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हुई। अगर क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, अगेन इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन होटल, बोट और वेसल, तो वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है। अगर एडमिशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट से रिलेटेड सर्विस है, तो जहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ वही प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ क्रॉस बॉर्डर सप्लाई में अभी हमने 3 नेचर की सर्विस के बारे में बात की, एक परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस, और तीसरी एडमिशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट से रिलेटेड सर्विस। अगर ये तीनों ही सर्विसेज एक से ज्यादा टेरिटरी में होती है, इंक्लूडिंग टीटी, इंक्लूडिंग टैक्सेबल टेरिटरी, टीटी स्टैंड्स फॉर टैक्सेबल टेरिटरी, इसका मतलब सर्विस कहां परफॉर्म हो रही है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी एंड टैक्सेबल टेरिटरी में। अगर सर्विसेज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी एंड टैक्सेबल टेरिटरी में परफॉर्म हो रही है, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द टैक्सेबल टेरिटरी। अगर एक से ज्यादा स्टेट में, अगर एक ही टेरिटरी में अगर एक से ज्यादा स्टेट में परफॉर्म हो रही है, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, हर स्टेट में वैल्यू को प्रपोर्शन कर लेंगे और उस स्टेट के लिए वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। नाउ अगर सर्विसेज, अब हम एक 3 कैटेगरी ऑफ सर्विस की बात करेंगे। सर्विस है किसी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी जो किसको दे रही है, अपने अकाउंट होल्डर्स को सर्विस दे रही है, या फिर इंटरमीडियरी से रिलेटेड सर्विस है। क्या बोल रहे हैं मैंने, इंटरमीडियरी से रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कमीशन एजेंट होते हैं, ट्रैवल एजेंट होते हैं, इंटरमीडियरी से रिलेटेड सर्विस है। या फिर हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ी किराए पर देने की सर्विसेज है। वेसल एयरक्राफ्ट को छोड़ दीजिए अप टू 1 मंथ, हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल, और कितने समय के लिए दिया जाए, 1 महीने तक के लिए दिया जाए। तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। अगर क्या होगा, अगर ये जो गाड़ी किराए पर 1 महीने से ज्यादा के लिए दी जा रही है, तो फिर डिफॉल्ट रूल के प्रोविजंस लगेंगे, ठीक है। नाउ पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए भी एक प्रोविजन हुआ करता था, विच इज हैज बीन नाउ ओमिटेड, ठीक। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां से आपकी शुभ मंगल में यात्रा शुरू हुई, वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स फॉर हिज कंटिन्यूअस जर्नी। अगर सर्विसेज ऑन बोर्ड या कन्वेंस होती है, मींस यात्रा के दौरान अगर क्रॉस बॉर्डर सर्विस दी जाती है, तो जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ठीक है। अगर अभी आप यहाँ देखिए, लगभग यहाँ पर हमने जो सर्विसेज पढ़ी है, जैसा डोमेस्टिक है वैसे ही लगभग प्रोविजन, लगभग वैसे ही प्रोविजन से, कुछ नेचर ऑफ सर्विसेज अलग है यहाँ पे। पर ये जब हम क्रॉस बॉर्डर की बात करते हैं, तो हमेशा मेक श्योर कि सर्विस देने वाला या सर्विस लेने वाला दोनों में से एक आउटसाइड इंडिया होगा। अगली सर्विस है हमारी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, OIDAR की सर्विसेज, जो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू दी जाती है, जहां पे मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, बिना इंटरनेट के सर्विसेज परफॉर्म नहीं हो सकती। तो वहां पे प्रोविजन होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा रिसिपिएंट की लोकेशन, एंड रिसिपिएंट की लोकेशन इंडिया में है या नहीं है, इसके लिए 7 कंडीशंस दी हुई है, जिसमें से 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए ये प्रूफ मानने के लिए कि रिसिपिएंट इंडिया में है। कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे इंटरनेट जो IP एड्रेस है वो इंडिया का होना चाहिए, बिलिंग एड्रेस इंडिया का होना चाहिए, जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट हुआ है वो इंडिया का होना चाहिए। ऐसे कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें 7 कंडीशंस हैं, उनमें से कोई भी 2 साइमल्टेनियस कंडीशन पूरी होनी चाहिए, जिससे ये प्रूव हो जाए कि रिसिपिएंट इंडिया में है। तो दीज आर दी क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विस। अगेन, अगर ऊपर लिखी क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज की स्पेसिफिक सिचुएशन से काम ना बने, ठीक है, तो हम डिफॉल्ट रूल यहां भी अप्लाई करेंगे, एंड दैट इज 32 में जो डिफॉल्ट रूल दिया हुआ है वो क्या है, अगर इनके अलावा कोई भी सर्विस है, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, रिसिपिएंट की लोकेशन, ठीक है। और अगर रिसिपिएंट की लोकेशन अवेलेबल ना हो, तो सप्लायर की लोकेशन, रिसिपिएंट की लोकेशन अवेलेबल ना हो तो सप्लायर की लोकेशन। और ये सब क्या था, ये था हमारा
सेक्शन 10, 11, 12, 13 ऑफ द IGST एक्ट, जो हमें डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ गुड्स, डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में बताते हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल टिप, कि जब भी आप प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन सॉल्व करें, जब भी आप प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन सॉल्व करें, तीन चीजों को, तीन स्टेप में प्रोविजंस को ध्यान रखें। सबसे पहली बात, आप ये देखें कि आप जिस केस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं वो गुड्स है या सर्विस, आइडेंटिफाई। अब ये आइडेंटिफाई करें कि वो क्रॉस बॉर्डर है या डोमेस्टिक, आइडेंटिफाइड। अब आप देखें कि किस स्पेसिफिक प्रोविजन में ये कवर होता है। ओके, तो ये हमने प्लेस ऑफ सप्लाई को कवर अप किया। अब हम कुछ IGST रूल्स के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे। ये कुछ और भी IGST रूल्स, इनके अलावा भी कुछ मिलेंगे आपको, बट मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो मुझे लगते हैं मैं उनको यहाँ पे कवर कर रही हूँ। और इतना अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई आप कवर कर पाते हैं तो आप अपने एग्जाम का 100% क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई का सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये प्लेस ऑफ सप्लाई का जो रिवीजन है वो CMA इंटर, CA फाइनल, CMA फाइनल, CS एग्जीक्यूटिव फाइनल, सब लोग ले सकते हैं, सबके काम का टॉपिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ IGST रूल्स। IGST रूल्स क्या हैं? यानी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में थोड़ा सा बहुत क्लैरिटी दी गई IGST रूल्स की तरह के माध्यम से कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसे आप प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब क्या है वो देखिए, अगर मान लीजिए सर्विसेज दी जा रही है बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन बाय होटल इन गेस्ट हाउस, ठीक है, होटल इन गेस्ट हाउस में अकोमोडेशन की सर्विसेज दी जा रही है इंक्लूडिंग इट्स एंसिलरी सर्विसेज, ठीक है। और ये जो होटल है वो अगर एक से ज्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में है तो वैल्यू प्रपोर्शन किस बेसिस पे करनी है? वैल्यू तो प्रपोर्शन करनी है, किस बेसिस पे करनी है? जितनी नाइट्स आपने जिस स्टेट में स्टे की उस हिसाब से करनी है, ठीक है। अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है अदर इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग मैरिज और रिसेप्शन, मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने की सर्विसेज दी जा रही हैं, या होटल अकोमोडेशन की सर्विसेज हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है ये 2 कॉन्टिजियस स्टेट, जुड़े हुए स्टेट्स में अलोकेट करती है, या इनके से जुड़ी कोई एंसिलरी सर्विसेज है, तो आपको वैल्यू किस हिसाब, अगर एक से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व है तो ये कंडीशन तभी लगेगी जब एक से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व है, तो आपको क्या करना है? एरिया के हिसाब से वैल्यू को प्रपोर्शन करना है। मींस कुल मिला के बात यह है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा स्टेट्स में है तो स्टेट वाइज वैल्यू को अपोर्शन करना है। वैल्यू का बेसिस क्या होगा? इस केस में नंबर ऑफ नाइट स्टेड, इस केस में एरिया, ठीक है। अगर लॉजिंग अकोमोडेशन की सर्विसेज हाउस बोट वेसल में है तो फिर जितना समय आपने हाउस बोट या वेसल में स्पेंड किया जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, उस टाइम के हिसाब से वैल्यू को प्रपोर्शन कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सर्विसेज है तो वैल्यू कैसे प्रपोर्शन करनी है? जो बेसिस अग्रीमेंट में लिखा है, ठीक है, अग्रीमेंट। और अगर अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अपने बुद्धि विवेक से रीजनेबली सोचिए कि कितनी वैल्यू किस स्टेट को असाइन होनी चाहिए, उस हिसाब से वैल्यू का पोर्शन कर दीजिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये लेक्चर आपके काम का रहा होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको टिप दी कि सबसे पहले आप गुड्स या सर्विसेज देखिए, उसके बाद ये इंश्योर कीजिए कि क्रॉस बॉर्डर या डोमेस्टिक, तब स्पेसिफिक प्रोविजंस पे आप जाइए। 2016 के स्टडी मटेरियल में, इंटर का स्टडी मटेरियल ICMAI की वेबसाइट पे है, आप वहां से डाउनलोड करके प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इंटर में 2022 के स्टडी मटेरियल में प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं दिए हुए हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो आशा करती हूँ ये लेक्चर आपके काम का रहा होगा। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लेके आएगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चलिए, ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूंगी कि ये बहुत लाजमी होता है कि जब आपके एग्जाम आ रहे हैं तो आप थोड़ा परेशान होंगे, थोड़ी एंजाइटी होगी, डर लगेगा। इट्स ऑल ओके, सबके साथ होता है। When I was doing my chartered accountancy, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता था, ऐसा लगता था सब कुछ ब्लैंक है, कुछ भी यार नहीं आ रहा है। बट वो है ना, ईश्वर हमें ना दैविक शक्ति देता है,
मीन्स इट्स जोक अपार्ट, जब भी हम आप एग्जाम करने बैठोगे, पेन आपके हाथ में आएगा, चीजें अपने आप आपको रिकॉल होने लग जाएंगी। एग्जाम से पहले डर लगना इट्स नॉर्मल, केवल आपको नहीं लग रहा, दुनिया में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको एग्जाम से पहले डर न लगे। कोई दिखा देता है, कोई दिखाता नहीं है, बस फर्क इतना सा है। सो चेयर्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।